विगत बुधवार 23 मार्च 2022 को राजधानी देहरादून में भारत की एपेक्स ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन और वाणिज्य एवं उद्योग विभाग भारत सरकार के द्वारा एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया। निर्यात कॉन्क्लेव 2022 का उद्देश्य हर जिले से निर्यात किए गए उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देना है और सभी स्तर पर निर्यातकों को प्रदान किए जा रहे सहयोग के बारे में जागरूकता फैलाना व सभी संस्थानों को एक साथ लाना और उन्हें सक्रिय भागीदार बनाना है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के उत्तर क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री अश्वनी कुमार ने उत्तराखंड को संभावनाओं, विविधताओं और विशेषताओं का क्षेत्र बताया। उन्होंने कहा कि निर्यात लक्ष्य में उत्तराखंड का बड़ा योगदान है। हमारा मुख्य जो लक्ष्य है, यहाँ के छोटे छोटे एक्सपोर्टरों को लेके, बड़े एक्सपोर्टरों को लेके मीटिंग्स करना, जो नई सरकार की पॉलिसीज़ हैं उसके बारे में भी अवगत करना है। जैसे कि आप जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और हमारा जो टारगेट है 400 बिलियन का, अभी हम मेरे को 31 मार्च के पहले के फिगर जो है लास्ट मंथ की 374 मिलियन कर चुके हैं और हम 100% श्योर है 400 बिलियन का टारगेट पूरा करेंगे। हम सारे उत्तर प्रदेश में, हिमाचल में, पंजाब में ये एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव कर रहे हैं। ये आज हमारा मुरादाबाद, कानपुर, वाराणसी, आगरा, उसके बाद ये कॉन्क्लेव आज हम देहरादून में कर रहे हैं। हमारा मुख्य लक्ष्य जो है छोटे छोटे बड़े बड़े एक्सपोर्टरों को साथ में लेके चलना, और हम बिलीव करते हैं क्लस्टर डेवलपमेंट हर ज़िले में होनी चाहिए, हर स्टेट में होनी चाहिए। इसके बावजूद जैसे जो हमने देहरादून में आज का करा है, इसका मुख्य लक्ष्य यहाँ पे 20 लाख लोग सैलानी जो आते हैं, हर साल आते हैं, और कुछ ना कुछ छोटे छोटे यहाँ के जो उद्योग हैं, जो माइक्रो इंडस्ट्री से प्रोडक्ट बनते हैं, वो यहीं से खरीद लेते हैं। और क्यों ना वो डायरेक्ट एक्सपोर्ट करा जाए, इसके माध्यम से हमने यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का भी साथ लिया है और हम उम्मीद रखते हैं कि बहुत जल्द छोटे से छोटा जो माइक्रो मैन्युफैक्चरर भी है, वो भी जल्द से जल्द एक्सपोर्ट करने में सक्षम हो जाएगा। इसके अलावा जो गति शक्ति प्रधानमंत्री जी की नई स्कीम है, बहुत जल्द जो लॉजिस्टिक्स को कंट्रोल करना है, आप देखोगे आते वर्ष में 2 या 3 साल में जिस तरीके से भारत सरकार इस डायरेक्शन पे काम कर रही है, गति शक्ति से हमें इतना लाभ होगा जिसका हम अभी आज अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जैसे माननीय गडकरी जी ने भी, ट्रांसपोर्ट मंत्री जी ने भी बहुत सारे अनाउंसमेंट करे हैं। वो सब जो लॉजिस्टिक्स को लेके सारा करा है कि जितना कम से कम टाइम में हम विद इन इंडिया जो अपना सामान पहुंचा सकें। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, जितनी भी स्कीमें हैं, आत्मनिर्भर भारत जो स्कीम्स हैं हमारी, हम चाइना से माल या इंपोर्ट की तरफ कम ध्यान देंगे। हम अपने अंदर से ही, अपने भारतवर्ष में ही सारी प्रोडक्शन करके और इंपोर्ट को कम से कम बढ़ावा देंगे। हम खासकर GI प्रोडक्ट्स, जो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर प्रोडक्ट्स हैं, उस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में GI प्रोडक्ट्स का बहुत बड़ा महत्व होगा। आप देखिए, बनारस से बनारस साड़ी और बीड्स हो गए, जो ये सब हमने छोटे छोटे शिल्पकारी, जो हाथी में हाथी, जो बनारस का बहुत बड़ा एक अच्छा प्रोडक्ट गिना गया है। आज तक 17 प्रोडक्ट आज तक यहाँ से हमने नॉमिनेट हुए हैं। नॉमिनेट तो बहुत ज़्यादा, एप्लीकेशन तो बहुत ज़्यादा हैं, पर अच्छे प्रोडक्ट में गिना जाता है जो 17 प्रोडक्ट्स हुए हैं। यहाँ भी हम अब घर घर में ये मैसेज दे रहे हैं कि आप जो यहाँ का GI प्रोडक्ट होगा
उसकी डेफिनेटली मार्केट में बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी। और जीआई प्रोडक्ट में हम लोगों को चाहेंगे कि क्लस्टर के रूप में आगे आएँ और उसका पूरा भारत की सरकार का बहुत सारा इसमें निवेश की भी सुविधा है। भारत सरकार पूरी हेल्प कर रही है और कोई आपको एप्लीकेशन के पैसे नहीं है, जो भी आपको खाली प्रूव करना है कि ये जीआई प्रोडक्ट है, भारत सरकार अपने ही खर्चे पे इसको पूरा कराएगी। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की संयुक्त निदेशक श्रीमती निर्मला टेटे ने निर्यातकों को दी जा रही निर्यात संबंधी सुविधाओं से अवगत कराया। उत्तराखंड अगर देखा जाए तो इट्स वेरी रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल सीनिक ब्यूटी, यहाँ के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स and pharmaceuticals, and there are a lot of products that can be exported from Uttarakhand. So इस बार ये एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि इन प्रोडक्ट्स को यहाँ से हम बढ़ावा दें। अब FIO अपने जो एक्सपोर्टर्स हैं उनकी हैंड होल्डिंग करके उनकी मदद करना चाहता है टू गिव देम एक्सपोजर इन द इंटरनेशनल मार्केट, ताकि वो लोग अपने जो प्रोडक्ट्स हैं इंटरनेशनल मार्केट तक पहुँचा सकें। इसीलिए FIO जो है जगह जगह पे जाके अपने डिफरेंट कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स कर रहा है, एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव्स कर रहा है, जिसके माध्यम से एक्सपोर्टर को हम बताते हैं अगर अभी आप एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं एंड कल को लेटर से यू आर प्लानिंग टू गेट इनटू एक्सपोर्ट्स, तो आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं इसमें एंटर करने के लिए। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, आप कुछ भी जब भी एक्सपोर्ट कर रहे हो तो सबसे पहली जो चीज़ चाहिए होती है वो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। तो आप वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड कहाँ से ले सकते हैं, उसके कितने, व्हाट इज़ द प्रोसीजर, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, फिर और आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए टू एक्सपोर्ट, तो हम ये आपको चीज़ें बताएंगे यहाँ पर। फिर FIO किस तरीके से अपने एक्सपोर्टर्स की हेल्प करता है, जैसे जब आप अभी कोविड के समय में जब कोई इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू मूव आउट, so FIO has tied up with big giants like eBay and Global Linker, so that people can showcase their products बेशक वो फिज़िकली बाहर ना जा पाएँ, लेकिन फिर भी वो इन्हीं eBay के माध्यम से और मे बी ग्लोबल लिंकर के माध्यम से वो अपने प्रोडक्ट शोकेस कर पाएँ टू देयर बायर्स। FIO विमेन एंटरप्रेन्योर्स को इनकरेज करने के लिए हमने एक अवार्ड भी इंस्टीट्यूट किया है फॉर the women entrepreneurs. Besides that, we have also the Niryat Shri and Niryat Bandhu awards, जो highest exporters होते हैं, टॉप एक्सपोर्टर्स को हम लोग ये अवार्ड देते हैं। एंड सर्विसेज तो FIO की बहुत सारी हैं, जो आई बिलीव if you log into the FIO website, you'll be able to see what all we do, and I invite everybody to please log into the FIO website. अगर आप निर्यात में interested हो and you want to do something, please visit the FIO website. We have 17 offices all over India, and we have more than 35,000 members across India from different industry verticals जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। So I would FIO would welcome everybody, whoever wants to know more about exports, to be in touch with us. Please visit the FIO website www.fio.org. एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIO के उच्च अधिकारियों के साथ नेहरू युवा केंद्र के राज्य निदेशक उमेश साहनी, निदेशक उद्योग उत्तराखंड सरकार श्री SC नौटियाल, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के शाखा प्रबंधक सुभाष झा, अध्यक्ष इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड पंकज गुप्ता समेत अन्य अतिथि मौजूद रहे। एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव 2022 के कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों को संबोधित करते हुए फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के उत्तर क्षेत्रीय अध्यक्ष अश्वनी कुमार ने कहा कि FIO निर्यात बढ़ाने में हर संभव मदद करता है। आज उत्तराखंड में आर्थिक नियोजन और संभावनाएं, ये हमारा आज का सब्जेक्ट है। नमस्कार। समारोह के समस्त अतिथिगण और मंच पर उपस्थित सभी पदाधिकारी, FIO की ओर से मैं
रीजनल चेयरमैन होने के नाते इस निर्यात सम्मेलन में सभी विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करता हूँ। FIO एक ऐसा संगठन है जहाँ पूरे भारत में निर्यातक जुड़े हुए हैं और निर्यातक चाहे किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, FIO उनका निर्यात बढ़ाने में उनकी मदद करता है। मैं और भी बता दूं, हमारे FIO में ऑल ओवर इंडिया से 35,000 मेंबर्स हैं, 35,000 मेंबर्स हैं। छोटे और बड़े औद्योगिक घराने सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निर्यात का लक्ष्य $400 बिलियन हासिल करने के लिए हर राज्य में निर्यात सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का भारत का $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लिए केंद्र सरकार के दृष्टिकोण को साथ लेकर राज्य सरकार उत्तराखंड अंतर्राज्य व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मौजूद निर्यातकों को अपना सहयोग देने के प्रतिबद्ध है। अध्यक्ष इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड पंकज गुप्ता ने निर्यातकों को निर्यात में आने वाली समस्याओं से निजात दिलाने की गुजारिश फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIO से की। उन्होंने कहा कि निर्यात में आने वाली हर परेशानी का निवारण किया जाना चाहिए ताकि निर्यातक परेशान न हो। It is my privilege to address you all, but I would be just highlighting few major problems which the exporters from this region face. One of the key challenges what we have, we are a landlocked state, and the logistic cost, bringing in the raw material and taking the finished goods, is always additional burden on us. So how FIO can help us in addressing this challenge, that's one important factor that needs to be taken care of. The other thing, what the exporters here face, that is a big problem, is the availability of containers. We have to get containers from Delhi or nearby areas, but none of the containers are available. If we talk of this Garhwal region, the containers are not available. So we have to get them from there, then load them and then send them back. So that is an additional cost burden on us. And the focus is, I think, the Uttarakhand export policy which came out in 2021, it highlights a lot of sectors which have potential for exports, and the key sectors, I think Uttarakhand is unique to those, that is tourism, education and wellness. So how we can focus them, how we can take these sectors forward, because they attract a lot of foreign exchange. So these are the three unique key sectors as far as Uttarakhand is concerned. So we would like your support, maybe some status paper, some study can be carried out, what are the gaps that need to be addressed and all those things. If that can be done, I think Uttarakhand can do wonders in these three areas. निदेशक उद्योग उत्तराखंड सरकार श्री SC नौटियाल ने कोविड महामारी के बावजूद निर्यात में सतत वृद्धि एवं $400 बिलियन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निर्यातक समुदाय को बधाई देते हुए कहा कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्यातकों की हर समस्या का निदान किया जा रहा है। Ministry of Commerce has actually taken a lot of initiatives, particularly in the last one and a half years. Particularly two important programs they have initiated, and both actually takes states as their active partners. Otherwise, exports is a central subject basically, and everything is dealt by the EXIM policy, which is a central subject. States को बहुत ज़्यादा मालूम नहीं होता है इस बारे में, तो exporters भी ज़्यादातर, because they deal with DGFT and other organizations related to exports and imports, so we are not much aware of the procedures, much aware of the problems of the exporters unless we organize programs and talk to them, interact with them. But from time to time, this is also being done by the state government, that we interact with exporters and try to find out what are their issues and problems. And FIO is, is the apex body for all the export promotion councils, export promotion bodies, and everything, every organization related to exports. So this is a kind of apex organization which takes our issues and problems and
policy issues with central government, and as well as now they have started very proactively interacting with the state governments also. अभी नीति आयोग का एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स भी आप हर साल करते हैं वो लोग, ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, और इसमें भी स्टेट्स को एक फ्रेमवर्क दिया उन्होंने कि अपना एक्सपोर्ट प्रमोशन का जो एक पूरा एनवायरनमेंट है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे स्टेट्स एक्टिव रोल निभा सकते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशंस की तरफ। और ये जो आत्मनिर्भर भारत की कॉन्सेप्ट है, बेसिकली वो ओल्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये नया कॉन्सेप्ट है। और बार बार पीएम साहब ने कहा है कि मेक इन इंडिया का मतलब ये नहीं है कि इंडिया के लिए ही बनाना है, मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। सो हम लोग सिर्फ जो हमारे डोमेस्टिक बड़े इन्वेस्टर्स हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको भी इनकरेज नहीं कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स हम बढ़ाएं, बल्कि हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो बड़े मल्टी नेशनल कंपनीज़ हैं, हाई टेक कंपनीज़ हैं, और वो प्रोडक्ट्स हमको इंपोर्ट करने पड़ते हैं, तो वो यहाँ पे बने और हमारी ज़रूरत भी पूरी करें और पूरे वर्ल्ड की ज़रूरत पूरी करें। नेहरू युवा केंद्र के राज्य निदेशक श्री उमेश साहनी ने नेहरू युवा केंद्र से संबंधित जानकारी को साझा करते हुए अपने विचार व्यक्त किए और उद्योग में युवा शक्ति की सराहना की। मैं आपको बताना चाहूँगा, सी नेहरू युवा केंद्र संगठन बेसिकली वी वर्क फॉर द रूरल डेवलपमेंट। वी हैव आवर style of functioning is that it is based on community development. Then what we do, we go for awareness generation activities like Atmanirbhar Bharat, Nautiyal Sahab said. We have been organizing a number of activities since last 1 year to aware people about social issues. Then at the end it is about behavioral changes in the public of certain issues. Then what we do all these activities through youth clubs. We form youth clubs in villages. We try to make those youth clubs self-sustained. But when it comes to export, yes, we need support from FIO, Directorate of Industries. हमारे पास बजट बहुत ज़्यादा नहीं होता, नेहरू युवा केंद्र संगठन we don't have much of budget. But we work with youth, तो हमारे साथ youth बहुत ज़्यादा होते हैं, और वो youth जो हैं हम इस स्टेट में आप सब लोगों के साथ जोड़ सकते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, अभी बात हो रही थी। मैं क्योंकि उत्तराखंड स्टेट डायरेक्टर हूं तो हर डिस्ट्रिक्ट में घूमता हूं, और अभी जैसे नौटियाल साहब बोल रहे थे अलग अलग चीज़ें फेमस हैं डिस्ट्रिक्ट्स की। हमारे वहाँ गांव के लोग जो हैं वो चीज़ें बनाना तो जानते हैं, बट दोज थिंग्स आर नॉट एक्सपोर्ट रेडी। तो हैंड होल्डिंग इज़ रिक्वायर्ड। वाई आई एम हियर कि मैं आप लोगों का एक ब्रिज हो सकता हूँ एक्सपोर्टर्स के और इंडस्ट्री का और यूथ के बीच में। आप ट्रेनिंग उनको दे सकते हैं, हम आइडेंटिफाई करके आपको यूथ देंगे। आप लोग अगर चाहते हैं, नेहरू युवा केंद्र संगठन बहुत कंट्रीब्यूट कर सकता है, बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं। अभी तक हम सोशल सेक्टर तो करते ही हैं, बट स्किल डेवलपमेंट में वी कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन अ लार्ज एक्सटेंट, क्योंकि थोड़ा सा कहा जाता है उत्तराखंड के लिए यूथ जो है बहुत ज़्यादा पलायन कर गए। टू ब्रिंग दम बैक फ्रॉम दिल्ली और बॉम्बे, और यहाँ पे अगर इस तरह की उनको गांव में घर में एक्टिविटीज़ एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो बहुत बढ़िया और अच्छा काम हो पाएगा। निर्यात अवसरों का पता लगाने के लिए जरूरी है कि राज्यों के साथ मजबूत जुड़ाव। इसी क्रम में MS सजवान डिप्टी डायरेक्टर इंडस्ट्रीज ने उत्तराखंड सरकार की माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज MSME पॉलिसीज के बारे में जानकारी दी। गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के MSME पॉलिसीज़ के क्या हाइलाइट्स हैं मैं आपके सम्मुख रखने जा रहा हूँ। जो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने MSME पॉलिसी 2015 में नोटिफाई की है, और ये पॉलिसी आगे चल करके अभी 2023 तक इफेक्टिव रहेगी। इस पॉलिसी के से संदर्भित जो पहाड़ का जो रीजन है, जो हमारे हिली डिस्ट्रिक्ट्स हैं बेसिकली, उसको इसमें टारगेट किया गया है। और पॉलिसी में जो मैक्सिमम बेनिफिट्स हैं वो भी जो इंडस्ट्री हमारे पहाड़ में लग रही है उनको कंपैरेटिवली प्लेन्स के ज़्यादा बेनिफिट्स दिए गए हैं। तो इस पॉलिसी के जो मुख्य बिंदु हैं, पॉलिसी मैंने अभी जैसा आपको कहा कि पॉलिसी 2015 में गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई की गई थी, और ये पॉलिसी 31 मार्च 2023 तक इफेक्टिव रहेगी। 31 मार्च 2023 से पूर्व जितने भी MSME हमारे साथ रजिस्टर्ड हो जाएंगे, अगले 5 साल के लिए उनको इस पॉलिसी के तहत जो भी बेनिफिट्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड आपको देगी। बेसिकली कैटेगरी ए के डिस्ट्रिक्ट इसमें कैटेगराइजेशन कर रखा है टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट को। कैटेगरी ए में हमारे वो सारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट रखे हुए हैं जो
चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, बागेश्वर, इन डिस्ट्रिक्ट्स को कंपैरेटिवली यहाँ पे जो इंसेंटिव है इसमें ज़्यादा बेनिफिट दिया जा रहा है। फिर कैटेगरी बी में उससे नीचे जो स्लोप हिल के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कैटेगरी बी प्लस में एक नई कैटेगरी हमने इस बीच बनाई है, इसको भी इसमें कैटेगरी बी सी से तोड़ करके कैटेगरी बी में कर लिया। और कैटेगरी सी और डी में जो हमारे प्लेन के डिस्ट्रिक्ट हैं, बेसिकली हरिद्वार, देहरादून, वो डिस्ट्रिक्ट्स में रखे हुए हैं। साथ ही साथ कैपिटल सब्सिडी की हम बात करेंगे। कैटेगरी ए में 40% मैक्सिमम 40 लाख रुपया इसमें कैपिंग करी हुई है। अगर 1 करोड़ तक की यूनिट आप पहाड़ में लगाते हैं तो आपको 40 लाख रुपया बिसाइड दिस वन, आई मीन टू से इंटरेस्ट सब्सिडी के अलावा आपको कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। कितना? 40 लाख रुपया। तो इस संदर्भ में आपसे कह, बहुत सारे होटल जो अच्छे होटल हैं, जो हमारे चारधाम रूट पे बहुत सारे होटल इस पॉलिसी का बेनिफिट ले रहे हैं और इसी के वजह से काफ़ी लोगों ने मतलब होटल पहाड़ में लगाए हैं। कैटेगरी बी में यही कैपिटल सब्सिडी आपको 35% मैक्सिमम 35 लाख रुपीज़ मिलती है। कैटेगरी सी में 30% और 30 लाख रुपीज़, और कैटेगरी डी में 15% और 15 लाख रुपया। प्लेन के डिस्ट्रिक्ट में इस सब्सिडी को थोड़ा मार्जिनल रखा, क्योंकि यहाँ पे सारे बेनिफिट्स जो इन्वेस्टर है उसको मतलब मार्केट, रॉ मटेरियल, स्किल मैन पावर, ये सब चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं। पहाड़ में ये सब चीज़ें उपलब्ध नहीं होती, तो ये एक आपके लिए एक मतलब इन्वेस्टर के लिए एक लालच गवर्नमेंट ने दिया हुआ कि आप आइए और हम आपको ये सपोर्ट हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो बहुत सारे लोग आए हैं और बहुत लोग इस फील्ड में मतलब एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ी है, बहुत लोगों को रोजगार मिला हुआ है। इसमें अदर स्कीम्स को भी क्लब किया है, एक स्पेसिफिक इसमें वो नहीं कर रखा है। मार्जिन मनी असिस्टेंस, अगर आप 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट के तहत जनपद में अपना उद्यम लगाते हैं, हम आपको क्या देंगे? मार्जिन मनी असिस्टेंट मीन्स आपको सब्सिडाइज करेंगे कि हमारे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम है, MSY हो गया, PMEGP हो गया, MSME हो गया, इसके तहत जितनी भी आपकी अवेलेबिलिटी बनती है, जितनी भी आप कैपिटल सब्सिडी या इंटरेस्ट सब्सिडी के लिए पात्रता रखते हैं, उस हिसाब से आपको इसमें सब्सिडी मिल जाएगी। एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव 2022 के कोऑर्डिनेटर आलोक श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि पोस्ट कोविड के बाद हर क्षेत्र में डिमांड बढ़ी है। जैसे DI साहब ने कहा, DI साहब से बहुत अच्छा FIO के लिए वी आर रियली थैंकफुल टू अवर DI हु हैज ऑलवेज काइंड सपोर्टेड, हम लोग को बहुत सुविधाएं देते हैं, बहुत मदद करते हैं किस तरीके से इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है, इसमें हमेशा चर्चा करते रहते हैं। और उन्होंने FIO के लिए एक कक्ष भी निर्धारित किया है ताकि हमारे ऑफिशियल्स आएंगे और आप लोगों के साथ हफ्ते में, 15 दिन में या रेगुलर बेसिस पे भी आपके साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। आफ्टर द कोविड, पोस्ट कोविड, दीज आर द कैटेगरीज, दीज आर द सेक्टर्स जहां पर डिमांड बढ़ी है। वेलनेस की बात DI साहब ने की, फार्मास्यूटिकल्स, न्यूट्रोस्यूटिकल्स की बात की, IT एंड ITs, एनिमेशन एंड गेमिंग की बात की, वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया है, कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर जो हमारे हैं, इस सारे टेक्निकल टेक्सटाइल्स, मेडिकल एंड सर्जिकल इक्विपमेंट, पोस्ट कोविड ये सारे प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ी है। सप्लाई साइड भी चैलेंजेस हैं, अभी गुप्ता जी बता रहे थे, फ्रेट हाइक की बात है, कंटेनर नॉन अवेलेबिलिटी की बात है, ट्रांसपोर्टेशन की बात है, ये कॉस्ट बढ़ती जा रही है और कॉस्ट को कैसे रिड्यूस किया जाए, इस पर हमारे माननीय वाणिज्य उद्योग मंत्री, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार, जैसे चेयरमैन साहब ने बताया, गतिशक्ति के माध्यम से और भी बहुत सारी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिनके माध्यम से हमको आप लोगों तक वो सुविधाएं पहुंचाई जाए। एवरी डिस्ट्रिक्ट टू ट्रांसफर इनटू एन एक्सपोर्ट हब, R&D की बात की हमने, ईज ऑफ लॉजिस्टिक, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, ट्रेड फैसिलिटेशन की बात कर रहे हैं, एवरीथिंग इज ऑनलाइन, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। IC आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, GST आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, कस्टम्स पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना, आइस गेट रजिस्ट्रेशन आपका ऑनलाइन हो जाएगा। तो EODB की बात होती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की संयुक्त निदेशक श्रीमती निर्मला टेटे ने कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों को संबोधित करते हुए कहा कि FIO की सदस्यता से निर्यातकों को हर मुमकिन सहायता प्रदान की जाती है। If you are a new starter, I'm sure you would be most of the people when they want to enter exports, वो trading से शुरू करते हैं most of the times to test कि भाई कौन सा product मेरे लिए सही रहेगा। So you know what you can do is if you are into the multi-product sector, आप trading कर रहे हो, merchanting export कर रहे हो, तो आप FIO की एक membership से you can you know it will cater to all the products that you're dealing in. We have 17 offices all over India. Now, when it comes to the services of members, FIO issues RCMC, which is the registration cum membership certificate to avail benefits under the foreign trade policy. अभी आपको foreign trade policy के बारे में आलोक जी ने बताया था. So, in order to avail all those facilities, benefits, you would
need to register, you would need an RCMC, which is issued by FIO, and of course all other export promotion councils. अभी अभी FTA की बात हुई, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की, तो जिन कंट्रीज़ के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उनको व्हेन एन एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करता है तो आपका बायर बोलता है कि मुझे आप सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन दीजिए फॉर योर गुड, एंड दिस इज इशूड ओनली टू अ मैन्युफैक्चरर, राइट? सो there are two types of certificate of origin. One is preferential and the other is non-preferential. Preferential is the one which basically entitles you to for tariff concessions, and there are many preferential agreements, but FIO issues the APTA, which is the Asia Pacific Trade Agreement certificate of origin, and the SAPTA, so which is the SAARC Preferential Trade Agreement. And the non-preferential trade agreement, जो non-preferential certificate of origin जो होता है, it only certifies the origin of goods but does not grant any preferential tariff right to the exporter. So this can be availed from the comfort of your home or your office. एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत सरकार के स्वामित्व वाली एक कंपनी है जो भारतीय निर्यातकों को निर्यात ऋण बीमा सहायता प्रदान करती है। ECGC के शाखा प्रबंधक सुभाष झा ने निर्यात में ECGC की गतिविधियों से संबंधी जानकारी से अवगत कराया। In exports, there are basically two activities are involved. First, movement of your goods, which takes place through the customs, and then realization of payments, which comes through the banks. Now, for making exports, you get order from the overseas buyer, and you invest all of your energy and time, and then you export. But after when the payment becomes due and payment does not come, then you becomes panicked, and sometimes you made the losses, and by seeing you some after making one losses, you start making cautious approach ki whether to whom you should export, or buyer is good or buyer is bad. So you do not utilize your full export potential if a sense of fear comes in your mind that whether you will get your payment or not. So Government of India recognize this thought process, and with that view, Government of India established the ECGC in 1957, that you focus on the export, and if you do not get the payment, then an ECGC institution like is there to support you, to reimburse your losses if you do not get the export. So first you should know what is the ECGC. This is the overview about the ECGC. It is in India it is called ECGC. Basically terminology is Export Credit Agency. It is called as ECA, and all the EC means in all the country across the world, everywhere there are ECA. So in India it is called as ECGC, Export Credit Guarantee Corporation of India, which is 100% owned by the Government of India and works under Ministry of Commerce and Industry, and it is governed by the Board of Director. And being insurance company, you all of you are aware that IRDAI is there, so we are also regulated by the IRDAI. All the products are first works on the concept of file and use. We file our product to the IRDA. If they have any questions or if they have any queries, we satisfy them, and then we bring those products in market, which are mostly customer friendly or exporters friendly. Basically, we are offering two type of services. First, export credit insurance policies. We give it to our exporters who are exporting to the different destination, and you must be aware that when you get any order from the buyer, then buyer never will always hesitate in passing you advance. All the trades are getting done on credit basis. So if you do not get the payment, our policies covers those non-payments. So for our first services are by the way of export credit insurance policies offered to the exporter to protect from the non-payment, non-acceptance risk of the overseas buyer. Second, services we provide to the export credit insurance to the banks. When you exports, you might be aware that I don't know how many of exporters are there or who are already in the exports,
But for new individual or new entrepreneurs, I let you know, you can avail the packing credit finances or post-shipment advances from the banks, which are given on the subsidized rate. Like cost of finance for the exports is 3.5% to 5.5%. I am telling you about the net cost after application of interest equalization scheme. So when bank finance, then there is a fear for the bank also. They may not get their payment back from the exporter. So if bank do not feel hesitation in extending the export finance, that's why we provide cover to the banks also. And due to our cover, bank liberally finance to the exporter. So indirectly here also we support exporter community to get liberal and subsidized finance from the banks. निर्यात कॉन्क्लेव 2022 में आए हुए निर्यातकों और अतिथियों को निर्यात कॉन्क्लेव में सम्मानित भी किया गया। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की असिस्टेंट डायरेक्टर सुनीता तत्वाल ने कहा कि न्यू स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य जन जन को शामिल करना है। एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के लक्ष्य हैं जो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाने के लिए न्यू एंटरप्रेन्योर्स, जो न्यू स्टार्टअप्स हैं, जिन लोगों को नहीं मालूम कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, उनको हैंड होल्डिंग करने के लिए, उनके साथ हाथ बढ़ाने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। हम लोग उत्तराखंड में आज यहाँ देहरादून में ये एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव कर रहे हैं। उसके बाद हम रुद्रपुर में 25 मार्च को कर रहे हैं कॉन्क्लेव। ऐसे ही हमने यूपी में आगरा, वाराणसी, कानपुर, मुरादाबाद, लुधियाना, अमृतसर, पंजाब, सब जगह एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव को कवर किया है। इसका हमारा उद्देश्य करने का यही है कि हम लोगों को तक पहुंच पाएँ। जो गांव, छोटे छोटे शहरों में कोई लोग धूप बत्ती बना रहे हैं, कोई चुनरी बना रहे हैं, अपने हाथ से जो वो काम करते हैं, जिनको कोई नहीं पहचान पाता है, उनको फियो एक उनके आगे कदम बढ़ा रहा है, उनको आगे बढ़ाने के लिए कि वो हमारे साथ आगे बढ़े। उन लोगों को हम एक रास्ता दिखाना चाहते हैं कि आप भी इस भारत से निकल, एक छोटी सी स्टेट से निकलकर, अपने छोटे से गांव से निकलकर बाहर की दुनिया में जा सकते हैं और अपने आप को दिखा सकते हैं कि भारत देश में हम जैसे लोग भी हैं जो आगे बढ़ सकते हैं। कॉन्क्लेव में 100 से अधिक निर्यातकों ने भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने अपने विचार भी साझा किए। मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम लोग महिलाओं के लिए काम करते हैं, उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए। तो हम यहाँ के हमें ये फ़ायदा मिला है कि हम लोग कैसे अपने बिज़नेस को, जो हमारी हस्तकला है या स्थानीय उत्पाद हैं, उसको हम कैसे एक्सपोर्ट करें। हमें यहाँ से बहुत अच्छी जानकारी मिली और हम आगे भी इनसे जुड़े रहेंगे। और हम अपनी साथ जो लोग हैं, हमारे साथ महिलाएं जुड़ी हैं जो स्थानीय उत्पादन करते हैं, हस्तकला बनाते हैं या मसाले का उत्पादन करते हैं, किसान हैं, उनको फ़ायदा मिलेगा। हम लोगों का अपना स्टार्टअप है, नया स्टार्टअप है, 1-1.5 साल हमें हो चुका है। तो हमारा स्टार्टअप मशरूम कल्टीवेशन एंड फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड है। तो हम लोग कहीं ना कहीं यंग एज में कहीं ना कहीं सोचते हैं कि यार हम लोग अपना एक स्टार्ट करेंगे और अपने प्रोडक्ट को जो मैक्सिमम लोगों तक रीच करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक यंग एज में प्रॉब्लम आती है कि हम लोग अपनी रीच कैसे बढ़ाएं। लेकिन इस इवेंट में, इस कॉन्क्लेव में आके हमें ये लगा कि हाँ, अगर हम मैक्सिमम लोगों तक या अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कैसे करें, तो उसमें हमें बहुत हेल्प मिली है। यहाँ पे बहुत नॉलेज हमें यहाँ पे मिला है और कैसे कैसे करके हमें डिपार्टमेंट के थ्रू अगर अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है, तो यहाँ पे हमें आके बहुत हेल्प मिली है। उत्तराखंड सरकार द्वारा, स्टार्टअप उत्तराखंड द्वारा हमें न्योता मिला था यहाँ आने का, एक्सपोर्ट के बारे में जानने के लिए। आज बहुत कुछ जानने को मिला। एक प्रोसेस क्या होता है, किसी चीज़ को हम अपना उत्पाद एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और किस प्रकार से सरकार सपोर्ट कर सकती है हमें, उसके बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से हमें जानने को मिला। और अच्छा लगा क्योंकि जो भी यहाँ पे आए हैं उन्होंने भी काफ़ी ओपननेस दिखाई कि हम उनसे किसी भी प्रकार के सवाल कर सकते हैं। एक्चुअली जो मैं यहाँ पे आया, मेरा मेन कॉन्सेप्ट यही था कि मेरे बहुत से सवाल थे कि जो मेरा प्रोडक्ट है उसको मैं कैसे एक्सपोर्ट करूँ, क्योंकि हम चीज़ों को बनाते रहते हैं बट ये है कि इसको आगे एक्सपोर्ट करना है, जिसमें बहुत सी दिक्कतें आती है। अपने माल को हम सोच तो लेते हैं बना ले, लेकिन उसके बाद आगे क्या स्टेप्स है, उस स्टेप्स को लेने के लिए हमें गवर्नमेंट का सपोर्ट है या प्राइवेट का सपोर्ट है, वो कैसे मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा रहा यहाँ प्रोग्राम और यहाँ से मैं बहुत चीज़ें जानने को मिली।
मतलब मुझे काफ़ी मतलब इस बारे में कोई आइडिया भी नहीं था कि आप अपने काम को कैसे आगे बढ़ाओगे या कैसे करोगे। बेसिकली क्या होता क्या है, लोग स्टार्ट तो लेते हैं लेकिन अपने काम को आगे बढ़ा नहीं पाते। कहीं ना कहीं मार्केट में दिक्कत आती है, मार्केटिंग हो गया, ब्रांडिंग हो गया और अदर चीज़ में होती है। लेकिन आज का सेशन काफ़ी अच्छा रहा, यहाँ पे हमें गवर्नमेंट का मतलब दिखा कि काफ़ी अच्छा सपोर्ट है और हम अपने काम को कैसे अपने को आगे बढ़ा सकते हैं। प्लस ये है कि इंश्योरेंस जो गवर्नमेंट ने बताई अदर पॉलिसीज़, उसका हमें काफ़ी बेनिफिट दिखा है जो हमारे फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। निर्यातकों ने कॉन्क्लेव के आयोजन पर खुशी जाहिर की और भविष्य में इस तरह के और सम्मेलन आयोजित करने की इच्छा भी प्रकट की।